पर काम खत्म करने के बाद लॉरा अपने बेटे साइमन को बीच के किनारे घुमाने के लिए लेकर जा रही थी। साइमन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो इतने दिनों बाद बीच को देखेगा। वो सभी रेत के किनारे पहुंच जाते हैं और साइमन तो सी शेल्स को कलेक्ट करने लगा था। चलते चलते अचानक लॉरा और साइमन को समुद्र के किनारे एक गुफा दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा अंदर तक जा रही थी। लॉरा के मना करने के बावजूद भी साइमन उसके अंदर भागता हुआ चला गया जैसे कि उसे कोई बुला रहा है। लॉरा भी जल्द से जल्द अपने बेटे को लाने के लिए वहाँ चली जाती है। हमें अब दिखाया गया कि साइमन अंधेरे में किसी से बातचीत कर रहा है और जैसा लग रहा था कि वो उसे अपने पास बुला रहा है। लॉरा भी जब उस जगह पर पहुंची तो साइमन उसे बताने लगा कि वो यहीं पर है जो हम सभी को अपने पास बुलाना चाहता है। लॉरा तो समझ रही थी कि ये उसी का वही दोस्त है, पर साइमन इसका जवाब देता है कि ये एक दूसरा लड़का है जो अभी अभी पैदा हुआ है और मेरे साथ खेलना चाहता है। लॉरा को तो ये बातें एकदम बेतुकी लगती हैं, इसीलिए वो अपने बेटे साइमन को वापस लेकर चली गई थी। हमें अब दिखाया गया कि साइमन सारी सी शेल्स रास्ते में गिराते जा रहा है ताकि वो इनविजिबल वाला लड़का उसे फॉलो करके उनके घर पर आके उसके साथ खेले। अब इसके पीछे कौन सी डरावनी मिस्ट्री थी ये तो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ थोड़ी देर बाद लॉरा के पास बेली नाम की ऑर्फनेज में काम करने वाली एक सिस्टर आ जाती है। दरअसल लॉरा ने बेली को एक समय पर अपने बेटे की कंडीशन के बारे में बताया था, इसीलिए बेली साइमन के ऊपर रिसर्च करके उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने कुछ रिपोर्ट्स भी निकाली जो कि वो सीधा लॉरा को बताती है। बेली ने तो लॉरा से कहा कि तुम्हारे बेटे की कंडीशन अभी तो ठीक है, लेकिन शायद उसके ऊपर किसी बुरी आत्माओं का साया होने वाला है और साथ ही साथ उसे HIV का भी डर है जो कि मैंने थोड़ा सा डिटेक्ट किया है। इसलिए हमें जल्द से जल्द साइमन को एक पवित्र जगह पर रखना होगा, तभी वो जाकर ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर लॉरा इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और वो अच्छी तरीके से देख लेंगे कि मेरे बेटे को क्या प्रॉब्लम है। उस हिसाब से उसे मेडिकेशन दी जाएंगी और उसका इलाज किया जाएगा। इसीलिए लॉरा ने बेली के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उसे पैसे भी नहीं दिए क्योंकि लॉरा का तो काम ही नहीं हुआ था। अब यहाँ बेली तो चली जाती है, लेकिन वो इन्फॉर्म कर रही थी कि तुम्हारे साथ बहुत बुरी घटनाएं घटने वाली हैं। यहाँ अब लॉरा जब रात को सोई हुई थी तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। लॉरा जब जल्द से जल्द बाहर की तरफ गई तो वो सारी आवाजें वहाँ पर रखे गए एक स्टोर रूम के अंदर से आती हैं। लॉरा जब वहाँ जाकर देखने लगी तो पता चला कि उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि वो बेली नाम की सिस्टर है जिसके हाथ में एक वेपन मौजूद था और वो तो यहाँ से अभी तक गई ही नहीं। लॉरा को देखकर सिस्टर वहाँ से तुरंत ही भागने लग जाती है फॉरेस्ट की तरफ। लॉरा ने जल्द से जल्द अपने हस्बैंड कार्लोस को बुला लिया और सारी बातें बताई। बहुत जगह पर ढूंढने के बाद उन्हें सिस्टर मिलती नहीं, लेकिन तब जाकर कार्लोस ने अपनी वाइफ को कंफर्मेशन दी कि अगर वो लेडी वापस आएगी तो हम यहाँ पर कॉप्स को बुला लेंगे। अब यहाँ लॉरा जब सोकर उठती है तो वो अपने घर के दरवाजे के बाहर बहुत सारी सी शेल्स देख रही थी। ये वही सी शेल्स होते हैं जिसे कि साइमन ने बीच के किनारे से लेकर आया था, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में हो जाएंगे ये लॉरा को कभी विश्वास ही नहीं होता। फिर भी वो इन चीजों को इग्नोर करते हुए यही सोचती है कि ये काम साइमन का होगा। अब यहाँ लॉरा जब अपने बेटे साइमन के साथ बैठी हुई थी तो साइमन उन्हें एक बात कहता है। वो कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों की तरह बड़ा नहीं हो पाऊंगा। यानी कि साइमन अपने उन 5 दोस्तों के बारे में बात कर रहा था जो इनविजिबल हैं और सिर्फ साइमन को ही दिखाई देते हैं। लॉरा तो एक समय पर एकदम चौंक गई कि साइमन किस बारे में बात कर रहा है। हालांकि वो इतना अटेंशन नहीं दे रही थी, पर वो शॉक तब हो गई जब उसने पेंटिंग देखी उन 5 बच्चों की जो साइमन ने बनाई थी और अपने रूम में रखी थी। उन 5 लड़कों के बीच में एक लड़का था जिसने की मास्क पहना होता है और साइमन ने उसका नाम थॉमस बताया था। ये बातें तो लॉरा को काफी सोच में डाल देती है कि आखिर उसका बेटा ये चीजें क्यों महसूस कर रहा है। लॉरा ने जल्द से जल्द अपने हस्बैंड कार्लोस को इस बारे में बताया, जिससे कि वो दोनों अब अपने बेटे साइमन के सामने बैठकर उससे कुछ पूछताछ करने लगी कि आगे ड्राइंग में बनाए गए ये लड़के कौन हैं। साइमन बताता है कि ये मेरे दोस्त हैं जो इतने टाइम में बने हैं और बीच वाला जिसने ये मास्क पहना है वो थॉमस है जो मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन साइमन ने बताया कि थॉमस को एक बीमारी है जो कि वो जल्द से मरना चाहता है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो इस तरीके से मरे। कार्लोस यहाँ पर अपने बेटे की कंडीशन को समझ रहा था क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर होता है, इसीलिए कार्लोस और उसकी वाइफ ने मिलकर अपने बेटे को समझाया कि थॉमस को कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम नॉर्मल तरीके से रहो और वो सभी तुम्हारे साथ रहेंगे। हालांकि कार्लोस और लॉरा दोनों को लग रहा था कि ये चीजें जो साइमन बोल रहा है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती और इसीलिए वो साइमन को बातों में फुसला कर ये सारी चीजें भुलाने के लिए कोशिश करते हैं। एक दिन तो यहाँ पर साइमन ने लॉरा को साफ साफ कह दिया था कि वो सभी दोस्त मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते हैं। दरअसल ये एक ऐसा हंटिंग गेम है जिसमें कि वो हमारी सबसे प्यारी चीजें चुरा देते थे और हमें क्लूज के सहारे उन्हें ढूंढना था। हमने अगर ढूंढ लिया तो वो दोस्त मेरी एक विश पूरी करेंगे। साइमन तो फिलहाल के लिए अपनी मदर को बताता है मैंने स्टार्टिंग के गेम के लिए अपने कॉइन्स को दाव पर रखा है। लॉरा जब साइमन द्वारा रखे गए कॉइन्स को देखने के लिए जाती है तो उसके अंदर सिर्फ दांत मौजूद थे जो कि साइमन के ही होते हैं और उसके अंदर तो कॉइन्स मौजूद ही नहीं थे, यानी कि वो गेम शुरू हो चुकी है और इन लोगों ने साइमन के कॉइन को कहीं चुरा दिया है। साइमन अब जल्द से जल्द भागते हुए उन कॉइन्स को ढूंढने के लिए सारी क्लूज जमा करने लगा, जिसमें कि उसकी मदर लॉरा भी हेल्प करती है। दोनों मिलकर जल्द से जल्द चारों तरफ जाकर बागीचे में भी ढूंढने लगी कि आखिर वो कॉइन्स कहाँ हो सकते हैं। यहाँ साइमन को एक चाबी मिल चुकी थी जो कि एक तिजोरी की होती है। उसे फॉलो करते हुए वो लगातार जब कबर्ड के पास पहुंचा तो उसे अपने कॉइन मिल भी गए थे। यहाँ पर लॉरा अब जल्द से जल्द साइमन को रोकती है ताकि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि उसे ये चीजें बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही थी। वो तो साइमन से सारे कॉइन्स ले लेती है और उसे बहुत डांटती भी है। पर यहाँ साइमन अपनी मदर को धक्का देकर ये कहने लगा कि उसे पता है कि लॉरा और कार्लोस उसके असली पेरेंट्स नहीं है, वो तो उसे एक ऑर्फनेज से उठाकर लेकर आए थे और अपना बेटा बना लिया। लॉरा तो चौंक गई, आखिरकार उसके बेटे को ये बात किसने बताई। साइमन ने कहा कि थॉमस ने मुझे ये सारी चीजें बताई हैं और कहा है कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते। लॉरा को ये चीजें अब काफी
सीरियस लगने लगती हैं। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि उसका ध्यान भटका के रखा जाए। अब यहाँ अगले दिन उनके घर पर सारे ऑर्फनेज पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक पार्टी रखी गई थी, क्योंकि लॉरा और कार्लोस ने मिलकर ऑर्फनेज को न्यू स्टार्ट दिया था और उसे अच्छी तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की थी। सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे बाहर की तरफ। हालांकि यहाँ पर लॉरा अपने बेटे साइमन को बुलाने के लिए आती है, पर वो इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। वो कहता है कि थॉमस भी यहाँ पर आना चाहता है और मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। इस बात पर लॉरा का दिमाग खराब हो गया और उसने अपने बेटे को ही मारना स्टार्ट कर दिया। लॉरा भी गुस्सा होकर अब बाहर मेहमानों को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी सारी भीड़ में एक बच्चा दिखाई दिया जिसके चेहरे पर लिटरली मास्क लगा हुआ था और ये सेम टू सेम थॉमस जैसा दिखाई देता है जो कि ड्राइंग में मौजूद था। लॉरा ने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया होता है। थोड़ी देर बाद जब लॉरा अपने बेटे साइमन को देखने के लिए गई तो वो घर में मौजूद ही नहीं था। उसे तो अब थोड़ी दूर से वही थॉमस दिखाई दिया जिसने कि मास्क पहना हुआ था और वो धीरे धीरे लॉरा के पास आने लगा। लॉरा भी उसके पास आकर उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है, तभी अचानक थॉमस ने उसे धक्का देकर वॉशरूम में गिरा दिया और लॉरा को तो बहुत ही ज्यादा इंजरी हो जाती है। थॉमस ने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से दूर चला गया। लॉरा के पास उसके मास्क का थोड़ा सा टुकड़ा मौजूद था जिसे कि वो निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो अचानक से कौन था और उसके ऊपर हमला क्यों किया, ये बातें अभी तक एक राज रह चुकी हैं। कार्लोस भी अब जल्द से जल्द गैस के साथ आवाज सुनकर घर में आ जाता है, जहाँ पर लॉरा बहुत ही घायल अवस्था में बाहर निकलकर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। पूरा घर देख लेने के बाद भी उसे साइमन कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर की तरफ पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। गार्डन एरिया में और बीच वाले एरिया में भी वो जाकर देखने लगी। तभी लॉरा को उसी बीच के केव के पास वो साइमन दिखाई देता है, जिसे कि वो पानी में कूदकर दूसरी तरफ जाके चेक करने लगी, पर उसके पैरों और पीठ के ऊपर काफी ज्यादा घाव के निशान थे, इसीलिए वो ठीक से तैर भी नहीं पाती। कार्लोस अपनी वाइफ का पीछा करते जा रहा था, जो कि उसे जल्दी जाकर बचाता है। लॉरा बार बार कह रही थी कि मेरा बेटा उस केव के अंदर है जिसे कि कोई पकड़ कर लेके जा रहा है। कार्लोस ने अभी रेस्क्यू टीम बुलाई और जल्द से जल्द उस केव को चेक करने के लिए कहा। पूरी रात वो चेक करते रहे, लेकिन उसके अंदर उन्हें कुछ मिला नहीं होता। पूरा घर देख लेने के बाद भी उनके बेटे साइमन का पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाती है जिसका नाम पेनी था। पेनी तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी थी उसके घर के बारे में और कहती है कि जरूर ये काम बेली नाम की उस सिस्टर ने किया होगा, जिसकी तलाश हमने जारी कर दी है और जल्द से जल्द आपके बेटे का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ लॉरा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उन्हें इनविजिबल बच्चों ने ये काम किया होगा, क्योंकि साइमन कई दिनों से ये कह रहा था कि वो लोग मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं और जरूर अब लॉरा के साथ भी वो खतरनाक गेम चालू हो चुका है और उन लोगों ने उसकी सबसे प्यारी चीज चुरा ली है। जब तक लॉरा सबूत ढूंढकर उस जगह तक पहुंच नहीं जाती तब तक वो अपने बेटे से नहीं मिल पाएगी। इसी बात के लिए वो काफी परेशान होने लग जाती है। एक रात जब लॉरा सोई हुई थी तो उसे अपने बेटे के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे लग रहा था कि कोई वहां से भाग रहा है। लॉरा जल्द से जल्द जैसे ही कमरे के अंदर गई तो वहाँ बेड के ऊपर सिर्फ एक डॉल रखी हुई थी। चारों तरफ ढूंढने पर भी कोई नहीं मिलता, जैसे कि लॉरा समझने लगी कि शायद ये उसका वहम हो सकता है। कार्लोस यहाँ पर अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो जरूर हमारे बेटे को ढूंढ कर रहेगा और इस क्रिटिकल कंडीशन में कार्लोस अपनी वाइफ के साथ ही था। देखते ही देखते यहाँ पर कई महीने बीत जाते हैं, पर साइमन का अभी तक कुछ नामो निशान नहीं था। लॉरा को तो कई सारे साइकेट्रिस्ट पर्संस के ग्रुप में बिठाया जा रहा था ताकि उसका दिमागी संतुलन खराब ना हो और उसे जो भी पता है वो उन्हें बता दे। लॉरा यही कहती है कि मेरे बेटे को उन इनविजिबल बच्चों ने किडनैप किया है जो कि उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं और मुझे तकलीफ में देखकर उन्हें अच्छा लग रहा है। पर उन सारे साइकेट्रिस्ट यहाँ तक कि लॉरा के हस्बैंड को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उन्हें अभी भी लग रहा था कि बेली नाम की वो सिस्टर ने ही हमारे बेटे को किडनैप किया है। अब एक दिन हमें दिखाया गया कि कार्लोस लॉरा के साथ एक दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास मिलने जा रहा है जो कि पास ही वाले शहर में रहते हैं। पर जैसे ही वो एक विलेज के अंदर आए तभी उन्हें बेली दिखाई देती है जो किसी बेबी के ट्रॉली को आगे लेकर जा रही थी। लॉरा उसे पहचान जाती है, पर जैसे ही बेली ने रोड क्रॉस किया तो उसे एक कार आकर ठोकर मार देती है, जिससे कि बेली का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं गिर गई। लॉरा और कार्लोस जल्द से जल्द उसे देखने के लिए जाते हैं, तभी लॉरा को वहाँ पर एक डॉल दिखाई दी जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और जैसे ही वो बेली के लॉकेट को टच करने गई तभी बेली उसका हाथ पकड़ लेती है और अगले मोमेंट में उसकी जान भी चली गई थी। यहाँ पर बेली को कुछ पता भी होगा तो वो अब उन्हें बता नहीं सकती क्योंकि उसका खेल तो खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पेनी था वो सारी इन्वेस्टिगेशन करके लॉरा के पास आके उसको कुछ बताती है। उन सारे पुराने ऑर्फनेज की फोटोज को देखने के बाद उसके अंदर पुलिस ऑफिसर को बेली के बारे में पता चला था। दरअसल बेली जब वहाँ पर रहा करती थी जिसकी बेटी का नाम थॉमस हुआ करता था, ये वही थॉमस है जिसके बारे में साइमन बातें कर रहा था कि वो मास्क पहनता है और मरने वाला है। दरअसल बेली का बेटा थॉमस बहुत ही ज्यादा शाय हुआ करता था और उसे एक बीमारी भी थी जिससे कि वो कुछ समय के अंदर मरने भी वाला था। एक दिन जब सारे बच्चे बीच के किनारे खेल रहे थे तो थॉमस को उन लोगों ने गलती से पानी में ढकेल दिया, जिससे कि थॉमस की जान वहीं पर चली जाती है। यहाँ पर लॉरा और कार्लोस ने मिलकर एक बहुत ही बड़े साइकेट्रिस्ट की मदद ली जो कि उसकी पूरी कंडीशन समझता है और उसे एक मीडियम के बारे में बताता है। उस मीडियम का नाम अरोरा था जो कि आत्माओं से बात कर सकती थी। कार्लोस को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने पेनी नाम की उस इंस्पेक्टर को भी देखने के लिए बुला लिया। अरोरा को जल्द से जल्द कमरे के अंदर लेकर जाके उसे एक डॉल दी जाती है जो ऑर्फनेज के बच्चों से रिलेटेड थी और अब मीडियम जिन सारे घर के अंदर मौजूद होकर आत्माओं से कनेक्ट होने लगी। उसके एक्शंस को नोटिस करने के लिए जगह जगह पर कैमरास भी लगा दिए गए थे जिससे कि वो नोटिस कर पाए और अब थोड़ी देर के अंदर ही उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। अरोरा जब ध्यान लगा रही थी तभी अचानक उसे बाहर की तरफ से बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे कि वो जल्द से जल्द देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पर लगे हुए स्पीकर्स की मदद से ऑफिसर और साथ ही साथ लॉरा भी उन बच्चों की आवाजें सुन पा रहे थे, जिससे कि उन्हें भी समझ जाता है कि जिन इनविजिबल बच्चों की बातें वो कर रहे थे वो रियलिटी में मौजूद हैं। अरोरा तो जल्दी जल्दी एक रूम में आ जाती है जहाँ से उनकी आवाजें आ
आ रही थी और जैसे उसने दरवाजा खोला तो वहाँ वो लिटरली उन सारे बच्चों को देखती है जो बहुत चिल्ला रहे थे कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीजों में लॉरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और अरोरा से पूछने लगी कि तुम ये पता करो कि मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं। अरोरा जैसे ही ये पता करने गई तभी अचानक उसके चारों तरफ की चीजें ब्लैंक हो जाती हैं, जिससे कि उसे वापस उस पूरे रिचुअल से बाहर आना ही पड़ा। सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर और लॉरा अरोरा से कुछ पूछताछ करते हैं। अरोरा तो लॉरा को ये बताती है कि तुम्हारे बच्चे की मैंने आवाज सुनी थी लेकिन उसे मैं देख नहीं पाई, जरूर वो किसी खतरनाक आत्माओं के कब्जे में है जो तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं कि तुम उसे ढूंढ कर दिखाओ। लेकिन यहाँ पर कार्लोस समझ रहा था कि ये अरोरा नाम की लेडी बहुत ही बेकार औरत है, ये खामखा लॉरा को भड़का रही है उसके बेटे के खिलाफ। इसीलिए कार्लोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अरोरा को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अरोरा के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। जब वो वहाँ से जाने लगी तब वो लॉरा को सिर्फ इतना बताती है कि तुम अपने ऊपर विश्वास करो, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। जिसके बाद अरोरा वहाँ से चली गई थी। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं लेकिन उनके बेटे का कुछ पता नहीं चला था। कार्लोस तो मैप्स के ऊपर चेक कर रहा होता है कि हमने कौन सी जगह मिस कर दी है जहाँ पर जाकर हम अपने बेटे को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कार्लोस भी अपने बेटे के जाने के बाद काफी दुखी हो गया था। लॉरा तो अब आकर अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे अपना ट्राई करने दो, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से नहीं होने वाला तो मैं रिचुअल करके ही अपने बेटे को ढूंढूंगी। कार्लोस ने लॉरा को पूरी परमिशन दे दी थी। अब यहाँ अगले दिन लॉरा जब अपने घर के अंदर मौजूद होती है तब वो अपने बेटे के कमरे में आ गई। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी और अगले मोमेंट में विंडो का एक मिरर टूट कर एक कबर्ड के ऊपर गिर जाता है। लॉरा जब उस कबर्ड के पास जाकर उसे ओपन करती है तो उसके अंदर कुछ बच्चों के नाम और उनके रिस्पेक्टफुली डॉल्स रखी गई थी। उसके अंदर तो थॉमस की भी फोटो होती है जो अपनी मदर बेली के साथ मौजूद था। तब जाकर लॉरा समझ जाती है कि वो सारे इनविजिबल बच्चे जो साइमन को दिखाई दिया करते थे वो सच में मरे हैं और उनकी आत्मा शायद उसे परेशान करती है। और अब साइमन के साथ जो वो खतरनाक खेल खेल रहे थे वो तब से ही उसके साथ भी खेल रहे हैं, यानी कि अब लॉरा को इन्हीं क्लूज की मदद से अपने बेटे को ढूंढना होगा। लॉरा तो अब सारी चीजें एक्सेप्ट करते हुए उन चीजों को ढूंढने लगी जो उसके बेटे से रिलेटेड हो। लॉरा को तो वहाँ पर एक डोर नॉक मिला था और उससे रिलेटेड स्टोर रूम की चाबी मिलती है, जिससे कि वो तुरंत ही भागते हुए स्टोर रूम की तरफ चली गई थी। वहाँ पर उसे एक लॉकेट मिलता है जो पूरी तरीके से एक दरवाजे के अंदर फंसा हुआ था। लॉरा उसे जल्द से जल्द निकालती है और एक कैबिनेट को ओपन करने की कोशिश करती है। उसने जैसे ही कैबिनेट को ओपन किया वहाँ से पूरी राख बाहर निकलने लगी थी। उसके अंदर ह्यूमन स्केलेटन्स मौजूद थे जो ऑलमोस्ट जल चुके होते हैं, पर वो जैसे ही स्केलेटन्स के ऊपर नाम लिखा हुआ देखती है जो और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं सारे बच्चों का था जो कि मर चुके थे और साइमन को उनकी आत्मा दिखाई देती थी। तब जाकर यहाँ लॉरा को समझता है कि यहाँ पर तो वो बूढ़ी लेडी बेली भी छुपा करती थी जो कि उसे देखकर कुछ समय पहले यहाँ से भाग गई, यानी कि उन बच्चों को मारने का काम कोई और नहीं बल्कि बेली ही करती। दरअसल सच्चाई तो ये होती है कि भले ही थॉमस को कैंसर था और वो मरने वाला था, लेकिन उसके साथ रहने वाले कुछ ऑर्फनेज के बच्चों ने उसे पानी में डुबाकर मार दिया, जिससे कि बेली उन्हें ही गुनहगार समझने लगी थी और इसीलिए साल में एक बार वो उन बच्चों को पकड़ पकड़ कर जान से मार देती। हालांकि साइमन का इससे कुछ रिलेशन नहीं था क्योंकि वो तो उस जनरेशन में पैदा ही नहीं हुआ होता। फिर भी आखिरकार साइमन कहाँ गायब हो गया। अब वो सबूतों को और ज्यादा अच्छी तरीके से देखने लग जाती है। जिसके बाद लॉरा घर की एक बेसमेंट की तरफ चली गई थी जहाँ की स्टोर रूम की तरफ से एक दरवाजा दिखाई दिया। तभी लॉरा के हाथ में जो डोर लॉक होता है वो उसे कनेक्ट करके एक खुफिया दरवाजे को ओपन करती है जो कि सीधा बेसमेंट की तरफ जा रहा था। लॉरा अब जल्द से जल्द उस बेसमेंट की तरफ बढ़ने ही लगती है और यहाँ जल्दबाजी में थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे अचानक अपने बेटे की डेड बॉडी दिखाई दी जो पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और उसका नेक पूरी तरीके से टूटकर वो मर चुका था। लॉरा बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है अपने बेटे को पकड़कर और ये सारी चीजें उसके साथ कैसे हुई वो समझ नहीं पाती। तो इसकी असली सच्चाई ये होती है कि वो समय जब लॉरा अपने बेटे साइमन पर चिल्ला रही थी और उनके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है तो साइमन अपनी मदद से गुस्सा होकर उसी स्टोर रूम के अंदर छुप गया था। लेकिन कुछ देर तक ना मिलने के कारण जब लॉरा स्टोर रूम में आती है तो उससे कुछ सामान दरवाजे के ऊपर गिर गए थे जिससे कि वो लॉक हो गया और दरवाजा खुल नहीं पाया। और जिस समय लॉरा को किसी के भागने की आवाज आती है वो साइमन ही था जो सीढ़ियों पे से ऊपर चढ़ रहा था, पर वहाँ की सीढ़ी टूट गई और साइमन नीचे गिरकर उसका गर्दन भी टूट गया। यानी कि एक तरीके से लॉरा के ही एक्शंस की वजह से उसके बेटे साइमन की जान गई है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी और अपने बेटे की डेड बॉडी को पकड़कर बाहर आती है। उसे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। यहाँ लॉरा बहुत ही ज्यादा पागल होती जा रही थी क्योंकि वो अपने बेटे की इस तरीके से मरने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। तभी अचानक लाइट हाउस से लाइट चारों तरफ घूमने लगती है जिसके तुरंत ही बाद अचानक साइमन होश में आ गया और वो फिर से जिंदा हो जाता है। तब जाकर हमें पता चला कि उस घर के अंदर जितने भी बच्चों की आत्माएं थीं और जो लॉरा के साथ गेम खेल रही थी उनके शर्त के मुताबिक सबसे प्यारी चीज ढूंढ लेने के बाद वो उनकी एक विश पूरी करेंगे और लॉरा का तो यही विश था कि उसका बेटा ठीक हो जाए। इसीलिए वो लॉरा की विश ग्रांट कर देते हैं और साइमन को वापस